नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले पूर्ण बहुमत न मिलने के बाद हंगामा मचा हुआ है। पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का मणिपुर पर दिया बयान सरकार को सीधा संदेश माना गया। इसके बाद आरएसएस के ही बड़े नेता इंद्रेश कुमार के बयान ने तो पार्टी को हिला ही दिया। हालांकि बाद में इंद्रेश कुमार ने अपना बयान से यू टर्न ले लिया, लेकिन सवाल बना हुआ है कि क्या बीजेपी और संघ में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां आज उनकी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से होनी है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में यूपी में बीजेपी की हार के कारणों पर चर्चा हो सकती है। इतना ही नहीं, बीजेपी और आरएसएस के बीच रिश्तों में आई खटास को कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर भी मंथन होने की उम्मीद है। दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीट में से बीजेपी को सिर्फ 33 और सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल को 2 तथा अपना दल एस को 1 सीट मिली है। मुख्य विपक्षी दल सपा को 37 और उसकी सहयोगी कांग्रेस को 6 सीट पर जीत मिली है। 1 सीट आजाद समाज पार्टी काशीराम ने भी जीती है। नतीजों के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संगठन के कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय के समापन कार्यक्रम में आरएसएस के प्रशिक्षुओं की एक सभा को संबोधित किया था, जहां उन्होंने मणिपुर की स्थिति पर चिंता जाहिर की थी। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने भी जयपुर के पास कनोटा में राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजा करने समारोह में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि जो पार्टी राम की पूजा करती थी वह अहंकारी हो गई। हालांकि बाद में इंद्रेश कुमार ने बयान को बदलते हुए सरकार के कामकाज की तारीफ कर दी थी। इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। इससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि जो मोहन भागवत ने इससे पहले बयान दिया था, मणिपुर को लेकर चिंता जाहिर की थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं यह कयास लगाए जा रहे थे कि आरएसएस और बीजेपी के बीच कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास आ गई है। अब यह जो मुलाकात है, इस मायने भी काफी खास मानी जा रही है कि जो बयान उन्होंने दिया था उसमें क्या जो रिश्तों में खटास आई थी, क्या उसको कम करने की भी कोशिश की जाएगी या फिर मामला कुछ और ही है। साथ ही आपको बता दें कि यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सीटें कम हुई हैं उसको लेकर भी मंथन किया जा सकता है। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। राहुल आनंद जी हैं बीजेपी से, जयकिरण वर्मा जी हैं कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत चर्चा की राहुल आनंद जी आप ही से करेंगे। राहुल जी, देखा जाए जिस प्रकार से मोहन भागवत ने पहले बयान दिया था, उसके बाद इंद्रेश का बयान आया, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिल रहे हैं, आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को?
राहुल जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। जी बोलिए राहुल जी। एक बार जरा सवाल फिर से रिपीट कीजिएगा। राहुल जी, जिस प्रकार से मोहन भागवत ने पहले बयान दिया था, मणिपुर को लेकर चिंता जाहिर की थी, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में मोहन भागवत के मुलाकात करेंगे, आप पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो संस्कार हैं और खास करके जो मातृशक्ति हमारी जो है और जो जिसकी वजह से हम जाने जाते हैं, यानी कि संघ की वजह से, और संघ ने कभी भी किसी तरह की जो बातें तय की है उसको समाज के आखिरी पायदान तक हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जहाँ तक सवाल होता है योगी आदित्यनाथ जी का आज उनसे मिलने का, तो मैं आपको बता दूं कि समीक्षा बातें चलती रहती है और हमारे अंदर कभी कभी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद कभी नहीं हो सकता है। किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। यहाँ समझने वाली बात यह है, आवाज जा रही है मेरी? हेलो जी जी, सुन रहे जी। हाँ, यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो हमारे मातृ संगठन है उसका हम ख्याल रखते हैं और उसका हम सम्मान करते हैं, जिसकी वजह से जो भी यूपी के अंदर हो या देश के अंदर जो भी चीजें घटी है इसके ऊपर चर्चा हो सकती है कि हमारी कोई ऐसी रणनीति बनी हो। ठीक है राहुल जी, आएंगे। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। जयकिरण जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी जयकिरण जी, चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयकिरण जी, समझेंगे आपसे, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात होने वाली है, पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत जी की मुलाकात सिर्फ उनकी हार की एक पीड़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरी पीड़ा यह है कि मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी की पूरी कैबिनेट ने आरएसएस, जिसको हम लोग संघ के नाम से जानते हैं, उसको दरकिनार करने का काम किया है। जो आरएसएस कभी भारतीय जनता पार्टी पर हावी रहा करता था, आज वो अपने मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए वो जगह जगह भटकने का काम कर रहा। मैं पूछना चाहता हूं मोहन भागवत जी से कि 10 सालों में आपकी नींद आज क्यों टूटी? 10 सालों में जब ये देश के खिलाफ षड्यंत्र करते रहे, अहंकारी बातें करते रहे और अपने अहंकार के चलते ये देश को बेचते रहे, तब मोहन भागवत को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी। तब मोहन भागवत क्यों सो रहे थे? जिस संघ को मोहन भागवत और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती रही कि ये देश का संगठन है, देश के लिए जीने मरने का काम करता है, वही मोहन भागवत आज जब उनको सम्मान नहीं दिया मोदी जी ने, तो आज वो तिलमिला उठे और बयान पर बयान देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब मोदी जी ने इस देश को बेचने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया, हम दो हमारे दो की सरकार बनाने का काम किया, देश की संस्थाओं को बेच करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनाने का काम किया, तब मोहन भागवत कहाँ थे? मोहन भागवत जी, आपकी आंख खुली, देर ही सही आए, दुरुस्त आए। आप योगी से मिलिए या मोदी से मिलिए, सबसे पहले आपको इस देश से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि अगर जो आप देश के लिए काम करते हो तो 10 साल आप सोते रहे कुंभकर्ण की नींद, और आज आपको जागना इस देश के लिए एक झूठा मजाक है। ठीक है राहुल आनंद जी। जी देखिए, जयकिरण जी का कहना है कि जो तवज्जो पहले मोहन भागवत को दिया जाता था, अब वो तवज्जो मोहन भागवत को नहीं दिया जा रहा है। जो दबदबा था बीजेपी में मोहन भागवत का, वो अब नहीं रहा, इसलिए वह तिलमिला गए हैं, इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे थे। देखिए, क्या है ना कि जो हमारे विपक्षी खेमे के जो भी व्यक्ति होते हैं वो अपने चांस का वेट करते हैं, यानी कि कभी वो बीजेपी या कभी वो संघ, कभी बीजेपी या कभी वो संघ, कभी इनके विचारधारा में भी रहा है कि कभी ये लोग संघ को नीचे दिखाने की कोशिश करते थे ताकि बीजेपी को दिखाया जा सके कि बीजेपी को संघ किस तरह से दबाती है। लेकिन मैंने आपको पहले ही इस बात को स्पष्ट किया था कि हमारी नीति और नियत बिल्कुल स्पष्ट है। जिस तरह से जयकिरण जी बातों को कह रहे थे कि मोदी जी ने बेचने का काम किया है, बहुत सारी चीजें, हालांकि हमारा चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी इनको मैं बता दूं, जो हमारे साथ पैनलिस्ट बैठते हैं उनको भी पता होता है कि ये देश को प्राइवेटाइज करने का काम किसकी सरकार में शुरू हुआ था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष हमारा है वो लटकाना, अटकाना और भटकाना में माहिर है। इसी की वजह से जो इनकी जो नंबर्स बढ़े हैं वो इसी का एक जीता जाता उदाहरण है। देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो हमारी मातृ संगठन है उसका हमने कभी भी साथ नहीं छोड़ा है। देखिए, मतभेद हो सकता है पर मनभेद कहीं भी नहीं है। और जिस तरह से इसके पहले भी 2019 में जब सरकार बनी थी, आपको याद होगा कि अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देने की बात की गई थी और वो जाकर सारे लोगों ने दिया था।
देखिए, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक विकास की विचारधारा कैसे लेकिन राहुल आनंद जी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी ने विकास किया या नहीं किया, इस पर चर्चा नहीं करेंगे हम, लेकिन 10 साल सरकार को बीजेपी के पहले भी पूरे हो गए, तो मोहन भागवत कहां थे? क्यों होश नहीं आया? मणिपुर में सब शांति थी पहले। देखिए, मणिपुर का जो मसला है उसके ऊपर मोहन भागवत जी ने बहुत पहले भी कहा था, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब विपक्ष को लेकर जब बातें की गई थी सदन के अंदर, तो विपक्ष बातों को किस तरह से राजनीतिकरण करने की तुल्य दे रहा था और अपने आप को एक संजीवनी बूटी की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था कि हमें एक ऐसी मुद्दा मिल गया है। लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर जो बातें बोली और मीडिया के सबको जो साक्षात्कार दिए, उससे ये बड़ा स्पष्ट था। और मणिपुर के जो मसले हैं, हम कभी इस पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं कि जब बीजेपी की जब सरकार आई थी 2014 में, तो असम और नागालैंड के आसपास में जो विवादित जो कानून थे, जो विवादित समस्याएं थी, उसको भी समाधान करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था, जिसको कांग्रेस के लोगों ने लटका के रखा था। हाँ, मैं इस चीज को बिल्कुल कहता हूं। और जो मतुआ समुदाय, जो दो समुदाय के बीच की जो लड़ाई है, खास करके जो दो समुदाय के बीच की जो लड़ाई है, उसको कैसे शांत करना है, इसके ऊपर सरकार निरंतर बना रखी है। और अभी असम और वहां के मुख्यमंत्री, खास करके वो मुख्यमंत्री भी उनके बीच में गए थे, लेकिन कभी भी चर्चाएं गर्म माहौल में नहीं होती है, उसके लिए शांत वातावरण चाहिए होता है। और मैं आपको इस चीज के लिए भरोसा दे रहा हूं कि जनता ने जिस तरह से अपने ऊपर भरोसा जताया, जनता ने जिस प्रकार से तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार को भेजा, तो कुछ सोच समझ के ही भेजा है। हम जनता के वादों पे और उनके इरादों पे बिल्कुल खड़े उतरेंगे। ठीक है, आनंद जी आएंगे अभी। जयकिरण जी, देखिए, जिस प्रकार से हमारे अगले साथी का बयान आ रहा है, उनकी बात आ रही है, मुझे सोचकर हंसी आ रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। जो प्रधानमंत्री हमारे देश का, अगर जो प्रधानमंत्री इस देश में, अपने देश में जिस प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जाता हो एक विषय द्वारा कि मेरी सत्ता आएगी दोबारा तो मैं ये कर दूंगा, उसका हक छीन लूंगा, हक छीन लूंगा, उस पर हमारे भाजपा के साथी मणिपुर में कह रहे हैं कि दो वर्गों के बीच की लड़ाई। यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, यही तो मोदी जी चाहते हैं कि कुछ वर्गों पर वो लड़ाई जारी रखें, जंग जारी रखें, क्योंकि हिंदुस्तान में, भारत देश में अगर जो हिंदू मुस्लिम की बात वो नहीं करेंगे तो सत्ता में नहीं आने का काम करेंगे, अगर जो पाकिस्तान की बात वो नहीं करेंगे तो सत्ता में वो नहीं आने वाले। लेकिन माननीय मोदी जी आप ये भूल गए, इस देश की सरकार को और 10 सालों की सरकार को आपके और मोहन भागवत जी को भी आज देश की जनता जान चुकी है। देश की जनता ने आपको वार्निंग दिया है कि अगर जो आप नहीं सुधरते हो तो आपको तो 1.5 लाख वोटों पर लाकर के छोड़ देने का काम किया है। आपको उत्तर प्रदेश ने राह भी दिखाने का काम किया है। अगली बार आप जैसे तैसे सरकार जोड़ तोड़ कर तो चलाने का काम कर रहे हो, लेकिन अगली बार इसके भी लायक देश की जनता आपको नहीं रखेगी, क्योंकि आपके हाथों में न देश सुरक्षित है, न संविधान सुरक्षित है, और न इस देश का लोकतंत्र सुरक्षित है, और लेकिन जयकिरण जी, किसान सुरक्षित। जयकिरण जी, जो सीटें बीजेपी की कम हुई हैं, उस पर बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो विपक्ष है, जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन जो है, उसने जनता को गुमराह करने का काम किया है। नहीं, कहीं से नहीं। देखिए, देश की जनता को गुमराह करने की किसी को अगर जो हक रहा है तो मोदी जी को रहा। मोदी जी का ये कहने का मतलब, हमने देश की सच्चाई जनता के सामने, देश को उसकी ताकत बताने का काम किया कि हे देशवासियों, आपके अंदर आपका ये हक है, ये हकूक है और आपकी ये ताकत है। अपनी ताकत का एहसास कराया माननीय मोदी जी को, जो 1.5 घंटा से लेकर के 3 घंटे तक उनके वाराणसी क्षेत्र में हराने का काम किया, और 4 लाख से जीतने वाले और 400 पार करने वाले को 1.5 लाख वोटों से जीतने का जो समय दिया, यह मोदी जी को अपने आप में चिंतन मंथन करना चाहिए। और मोहन भागवत से मेरा निवेदन है कि 10 साल आप सोते रहे हो, 5 साल अभी और सोइए। जिस प्रकार से मोदी जी देश को बर्बाद करते हैं, उससे ज्यादा आपको इस देश में बर्बाद करने का इतिहास लिखा जाएगा। राहुल आनंद जी, देखिए क्या है कि आप फर्स्ट 1 नंबर से कीजिए या फर्स्ट 50 अंक लाकर करिए, कहलाएंगे आप फर्स्ट, ये हमारे साथी समझ नहीं पाते। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो जयकरण जी जो बातों को कह रहे हैं, देखिए ये जो एक होता है ना कि रस्सी जल गई लेकिन अकड़ नहीं गया,
देखिए एक कहावत है पुरानी, जो पुरानी कहावत ही है ये, लेकिन इनकी जो दोस्ती है, जो यूपी की जो बातें ये बार बार करते हैं, तो मैं इनको जरा बता दूं, इससे नुकसान, ये दोनों की दोस्ती आगे चल के नुकसान में तब्दील होगा। मैं इसके लिए आपको गारंटी आज दे रहा हूँ। वो कैसे होगा मैं ये भी बता देता हूँ। देखिए, कांग्रेस चाहती है कि मुसलमान वोट मुझ पे चढ़े और सपा चाहती है कि मुसलमान वोट मेरा है। लेकिन ये हिंदू मुसलमान की जो बातें कर रहे हैं, देखिए मुसलमानों ने तो इस चीज को तो बहुत हद तक साबित भी कर चुका है कि वो लाइन में लगकर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। और यही नहीं, वो उस पार्टी के साथ सबसे पहले आते हैं कि उनको पहले जब ये नजर आ जाता है कि कौन पार्टी बीजेपी को पराजित कर सकती है चुनाव में, उनके साथ वो जाके खड़े होते हैं और दम कम के साथ खड़े होते हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि वो जो अपने विचारों को चुनते हैं उनसे हमारा विचार भिन्न होता है। लेकिन जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, शायद वो इस चीज को भूल जा रहे हैं। देखिए किस तरह से एक नैरेटिव खड़ा किया गया था। देखिए, हारने वाली पार्टी को जीता हुआ पार्टी बताने की कोशिश की जा रही है, जो कि कर रहे हैं जयकरण जी। और जीती हुई पार्टी जो नंबर भी में अव्वल लेकर आई हुई है, उसको हारा हुआ साबित करने की कोशिश की जा रही है। भले ये बातों से कहते हैं, लेकिन इनकी बातों से सबसे ज्यादा मुझे यही समझ में आता है कि फ्रस्ट्रेशन ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि ये तीसरी बार भी सत्ता से बाहर रह गए। देखिए, अगर एज की बात की जाए बीजेपी में और कांग्रेस में, तो बीजेपी का एज काफी कम है। लेकिन अगर देखा जाए तो हम हर वक्त 200 से ऊपर ही रहने का कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बार भी हम आए और हमने 240 सीटें लाई, और आप तीसरी बार में 99 के अंदर ही सिमट गए। अब आप सोचिए कि सरकार किसके हाथ में है और सरकार कहां जाकर सुरक्षित है, देश कहां जाकर सुरक्षित है। इसकी जो वो बातें कर रहे हैं, देखिए ये वही लोग हैं जिसके लिए ये हिंदू मुसलमान कहते हैं ना, तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ, ये वही लोग हैं जिनके लिए अफजल गुरु जी हो जाते हैं, ईश्वर जहां बेटी हो जाती है, और जब हिंदुस्तानी सैनिक का जब सिर काट कर ले जाता है, तो वहां की सरकार, भारत की सरकार नतमस्तक हो जाती है, ये सोचकर कि अगर हमने कुछ किया तो चाइना, अमेरिका या पाकिस्तान नाराज हो जाएंगे। कम से कम हम तो घर में घुसकर मार तो रहे हैं ना, हम तो साबित तो कर रहे हैं ना कि ये नया भारत है। आज जो G7 में जो तस्वीरें देखने को मिलती है, देखिए ये 5 साल की बातें जरूर कर रहे हैं जयकरण जी, लेकिन शायद जयकरण जी को ये नहीं पता है कि अभी तो यार 10 ही 15 दिन हुए हैं सरकार को गठन होने में। अभी इस 60 महीने में अभी बाकी है, अभी बहुत समय बाकी है। देखते चलिए, जो बड़े बड़े फैसले लेने की जो बातें की गई थी वो साबित करेंगे हम। और ये जो बार बार एक और नैरेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इन्होंने एक नैरेटिव कर ले लिया रिजर्वेशन बदलने की बात, जो ये बहुत तेजी से कर पाए। हमारी वहां चूक हुई कि हम जनता को नहीं समझा पाए। लेकिन जो ये गारंटी की बात कर रहे हैं, और ये बार बार एक सेकंड विमर्श जो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार कमजोर है, मोदी कैबिनेट में किसी की नहीं चलेगी। लेकिन मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि आज भी गेम और सिक्का मेरे ही हाथ में है। और मैं आपको बता देता हूं कि हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान का जो संकल्प लिया था, उस पे हम दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ेंगे। राहुल आनंद जी, कल की जो राहुल जी, आरएसएस के कुछ दिग्गज नेता ऐसे भी हैं, आरएसएस के लोग हैं जिनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं यह भी आ रही हैं कि जो राम की पूजा करती थी पार्टी, वो अहंकारी हो गई है। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था शुरुआती चर्चा में कि जो जगह पे मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारा मनभेद नहीं है। और जहां तक सवाल ये उठता है कि जो राम को लेकर आए हैं, उनको देशवासियों ने लेकर आया। देखिए, हमें जो भी मैंडेट मिला उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन राहुल जी, अयोध्या की सीट आप हार चुके हैं, अयोध्या की भी सीट हार चुके हैं आप। आएंगे, राहुल जी आएंगे भी। जयकरण जी, देखिए अभी भी राहुल जी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जनता ने यही किया कि जो राम को लेके आए थे उनको लाने का काम किया है, लेकिन सीटें कम हुई हैं। देखिए, मैं अयोध्या से हूं और अयोध्या में बैठकर आपसे बात कर रहा हूं जी। ये दुख की बात होती है कि ये राम को लाने वाला जो इनका भावनाएं हैं, जो इनका अहंकार है, ये अपनी बादशाहत को कायम रखना चाहते हैं जी। मैं ये शब्द अपने मुंह से निकाल भी नहीं सकता है। हम लोग राम भक्त हो सकते हैं, राम के दर्शन करने वाले लोग हैं, राम में आस्था रखने वाले लोग हैं। हम कतई राम को लाने की हैसियत में कभी विचार हमारा आ ही नहीं सकता। यही अहंकार तोड़ने के लिए, यही अहंकार इनका तोड़ने के लिए भगवान राम ने अयोध्या की सीट इनको हरा करके बताने का काम किया है कि तुम्हारा क्या काम है। राम के नाम पर जो तुम्हारी राहुल जी आएंगे आपके पास, वो अब नहीं चलने का काम करेगी। ये बात करते हैं राम को लाने की, अरे वो राम जो अनाथ काल से है, उसको मोदी जैसे लोग लाने का काम करेंगे। अयोध्या के लोगों को जिस प्रकार से इन्होंने पीड़ा देने का काम किया, दुख देने का काम किया, यहाँ के छोटे मोटे व्यवसायियों को जो घर तोड़ करके बेघर करने का काम किया, यहाँ पर किसानों को
कौड़ियों के भाव जमीन लेने का काम किया। एसडीएम और डीएम ने जिसकी जमीन नहीं देने पर राजी हुआ उसके घर पर जाकर के धमकाने का काम किया। और योगी आदित्यनाथ जी हफ्ते में एक बार अयोध्या आते हैं, उनको भी इस पीड़ा को नहीं समझ पाए। और इस अयोध्या की जनता ने भगवान राम के द्वारा, भगवान राम के आदेश पर या कह लीजिए उनके आशीर्वाद से यहाँ का सांसद हरा करके उन्होंने संदेश दिया है मोदी जी को, संघ जी को और राहुल आनंद जी को भी बताने का काम किया है कि राम अगर जो किसी को लाने की हैसियत है तो मोदी जी ऐसे झूठी अफवाह न फैलावें। भगवान भगवान होते हैं। मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े महंत रहे हैं, नहीं रहे हैं। उन्होंने एक संदेश देने का काम किया हमारे जैसे दलित पिछड़ों को, आदिवासियों को, मजदूर किसानों को, कि जो वर्ग अपने खुशी में या दुख में मंदिर और मठ जाने का काम करता है उसको अपनी विचारधारा बदलना पड़ेगा। उन्होंने संदेश देना चाहा लेकिन जनता ने माना नहीं। उन्होंने एक संदेश दिया कि इतने बड़े गोरख पीछाधीश्वर होते हुए उन्होंने उस मठ मंदिर को छोड़ करके और मुख्यमंत्री पद के कुर्सी पर बैठना उचित समझा, लेकिन ईश्वर की सेवा करना, मंदिर की सेवा करना उनको नागवार गुजरा। और उन्होंने मंदिर से हट करके लखनऊ में अपना मंदिर, राजनीति को माना है, मठ और मंदिर को नहीं। और एक तरफ अयोध्या वासियों ने भगवान राम में आस्था रखते हुए भगवान राम के नाम पर व्यापार करने वाले लोगों को ठोकर मारने का ठीक और मजे आएंगे भी। राहुल आनंद जी, ये कौन से ऐसा अहंकार है जिसकी लगातार बातें की जा रही हैं? देखिए, सबसे पहले मैं इस बात को स्पष्ट करूं आपके चैनल के माध्यम से, मैंने पूर्व में भी कहा जी कि लटकाना, अटकाना और भटकाना इनकी पेशा है। मैं जरा इनको ले जाना चाहता हूं। जयकरण जी स्वयं आते हैं अयोध्या से आते हैं, लेकिन जयकरण जी इस चीज को बता सकते हैं क्या? लिखन क्या के बकद का नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे आप जाइए, जो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र है जिसके अंदर 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें एक अयोध्या भी, अयोध्या से तो बीजेपी ने लीड किया है, बाकी 4 विधानसभा में जरूर उनकी परसेंटेज डाउन हुए हैं। ये सच्चाई है, आप इसको क्यों नहीं मानते हैं? दूसरी बात मैं बता दूं, जो ये बात कहते हैं कि राम को लाने की क्या हैसियत है, हाँ बिल्कुल, राम को लाने का हमारी कोई हैसियत नहीं है, राम को हम नहीं ला सकते हैं। लेकिन हमने आपकी पार्टी की तरह कोर्ट में इस चीज के लिए इस चीज के लिए हमने कोई आवेदन नहीं दिया। और आपने कहा कि वो इज राम, राम इज इमेजिनरी वर्ड, ये आपके पार्टी के लोगों ने किया, कपिल सिब्बल ने किया, सोनिया गांधी जी ने कहा, और आप ही के पार्टी के लोगों ने कहा कि एक बार हमारी सरकार आएगी तो हम इस फैसले को पलट देंगे। तो इस तरह की काम आप बहुत कुछ किए हैं और मैं बार बार कहता हूँ। देखिए राहुल जी, आप सना बोलने के लिए आप अयोध्या में बात तर्क नहीं दे पा रहे हो, बेवजह की बात न करें। आप जयकरण जी आएंगे, जयकरण जी आएंगे आपके पास, जयकरण जी आपके पास आएंगे। झूठी आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं है। 10 साल आप लोग सोते रहे हो, किसानों की हत्याएं करते हो, मजदूरों को लाठियां बरसाते हो, बेरोजगारों पर आप गोलियां चलवाते हो। आज बैठकर आप रोना मत रोइए। मोहन भागवत की तरह अगर जो आपको बात करनी है तो आप नागपुर से अपना बयान जारी कर दीजिए, हम लोग पेपर में पढ़ लेंगे, टीवी चैनल पर आपको देख लेंगे। तब आपको पीड़ा नहीं समझ में आती जब इस देश की जनता रोती है, तब आप अपनी आवाज नहीं उठा पाते जब इस देश की बेटियां जंतर मंतर पर बैठ करके गोल्ड मेडल वाली लानी बेटियां भीख, न्याय की भीख मांगती है। आज आप आंकड़ों की बात करोगे, इधर उधर की बात करोगे, आपको शर्म नहीं आती है? 400 पार का नारा देने वाला हमारा देश का प्रधानमंत्री वो 1.5 घंटे 4 घंटे पीछे रहता है हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से, और कहां 400 का नारा, और कहां वो 1.5 लाख वोटों से हारते हैं, 1,52,000 से हार जाते हैं। आपने राजनाथ सिंह को देखा, लाखों लाख वोटों से जीतने वाले लोग 40-50 हजार वोटों से हार जाते हैं, फिर भी आपको शर्म नहीं आती है। राहुल आनंद जी, मानिए इस बात को, देश की जनता ने मोदी और योगी और वर्तमान सरकार को नकार देने का काम किया है। इस पर आप मनन करिए, चिंतन कीजिए और देश को बर्बाद करने का काम मत कीजिए। सरकार तो बना ली ना उन्होंने, राजनीति आपने करने का काम किया है, इसको भी आप बंद करने का जयकरण जी आएंगे भी। जयकरण जी राहुल जी संदीप जी, संदीप जी देखिए, उम्र में जयकरण जी मुझसे बड़े जरूर हैं, लेकिन इनकी सोच और समझ बहुत छोटी है।
जब एक व्यक्ति जब बात करता है तो बीच में उनमें टांग नहीं लगाना चाहिए। इनकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व। राहुल जी ये मुझे मत बताइए, राहुल जी मुझे मत बताइए, सुनिए, अगर जो आप देश को बर्बाद करोगे, आप देश की जनता को गुमराह करोगे, तो उसके लिए हम अपनी कुर्बानी देने को तैयार कर रहे हैं। बोलने की बात छोड़ दीजिए। आप जैसे वर्मा जी आएंगे, वर्मा जी पार्टी के कार्यकर्ता, वर्मा जी आएंगे, वर्मा जी सुन लीजिए। देश की बर्बादी के लिए कदम उठाओगे तो अगला कदम मेरा विरोध के लिए तैयार रहेगा। वहां ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। अगर जो कोई बड़ा है तो देश बड़ा है, संविधान बड़ा है, लोकतंत्र बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी और संघ इस देश का कोई रखवाला नहीं है। अगर जो कोई रखवाला है तो इस देश का नागरिक है, वही मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। वर्मा जी आएंगे अभी। आनंद जी बात पूरी करिए अपनी। वर्मा जी से और पूछ लीजिए, और कुछ बोलना है तो बोल लें, क्योंकि मैं बताऊंगा, आंकड़े की बात करूंगा, फिर बीच में बोलेंगे वर्मा जी। कुछ और बोलना है तो इनसे बोलवा लीजिए। नहीं बोलिए, आप बोलिए। मैं अपना समय इनको ही देता हूँ। देखिए क्या है ना कि जो ये बातें कर रहे हैं, अभी इनकी सरकार कुछ जगहों पे है। मैं दो उदाहरण उठाता हूँ, एक उठाता हूँ हिमाचल प्रदेश, दूसरा उठाता हूँ कर्नाटका। आप जरा इनसे पूछिए कि हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार बनती है और इनके पास एक भी लोकसभा सीट नहीं आ पाता है। मोहन भागवत, राहुल जी निवेदन आपसे है कि मोहन भागवत और योगी की बात पर रहिए और संघ का योगदान क्या है इस पर आप चर्चा पर रहिए, नहीं तो और आंकड़े हम भी गिनाने शुरू करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। मुझे बोलने तो दीजिए सरकार। देखिए आप जो बार बार कह रहे हैं ना कि देश को बर्बाद करने के लिए, तो इस देश की जनता ने ही भारतीय जनता पार्टी को फिर से चुना है आगे की रणनीति तैयार करने के लिए और देश को मजबूत करने के लिए। मैं बता रहा हूं कि G20 जैसा आयोजन आपके देश में कभी हुआ था क्या 2014 के पहले? और G7 जो कल मोदी जी जहां गए थे वहां पे जो प्लेटफॉर्म था, क्या कभी भारतीय प्रधानमंत्री को इतनी ताकत मिली थी क्या कि वहां जाकर खड़ा होकर इस तरह से कर ले और लीड कर ले? देखिए परिवर्तन सत्ता का नियम है और संसार का नियम है। ठीक है सीटें कम जरूर हुई हैं, लेकिन हमारी हौसला जो आप बार बार पूछना चाह रहे हैं ना, हाउस द जोश, मैं आज भी कहूंगा हाई सर, और मैं उसी हाई जोश के हिसाब से आपसे कह रहा हूँ। ठीक है राहुल जी आएंगे, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद फैसले लेंगे हम और देश को और मजबूत करेंगे। ठीक है राहुल जी। जयकिरण वर्मा जी, सरकार बनाने की बात तो आपने भी कही थी। नहीं, सरकार बनाने की हमने बात कही थी। हमने इसलिए कही थी क्योंकि इंडिया गठबंधन, हमारे नेता चाहे राहुल गांधी जी हो या इंडिया गठबंधन के सभी नेता, हमारी लड़ाई जो थी वो देश हित में थी। हमने जो लड़ाई लड़ा देश के लिए लड़ा, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, अपने देश के किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए लड़ने का काम किया। हम देश की तरक्की के लिए लड़ते रहे और मोदी सरकार देश की बर्बादी के लिए लड़ता रहा। मुझे विश्वास था कि देश की जनता हमें आशीर्वाद जरूर देगी। देश के जो जनादेश आया उसको मैं सम्मान करता हूं और उसने कहीं न कहीं मोदी सरकार को वार्निंग भी दिया और उनको बहुत नीचे लाकर रखने का काम किया। ठीक है जयकिरण वर्मा जी, माफी साथ रोकेंगे आपको। वर्मा जी समय कम है, आपको चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथी राहुल आनंद जी थे बीजेपी से, आपको भी धन्यवाद। खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।